नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जापान में पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। भारत मां का शेर आया के लगे नारे। जापानीज कंपनी के सीईओ से मिले। भारत में निवेश पर हुई बातचीत। ज्ञानवापी मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई पूरी। कल 2 बजे सुनाया जाएगा फैसला। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर निशाना। कहा, महाराष्ट्र सरकार का तेल कीमतों में कटौती जनता के साथ भद्दा मजाक। बीजेपी छोड़ अर्जुन सिंह ने थामा टीएमसी का हाथ, लेकिन बीजेपी सांसद पद से इस्तीफा देने से किया इनकार। कहा, पहले टीएमसी से गए 2 सांसद दें इस्तीफा। इमरान खान उतरे जिहाद की राह पर। 25 मई को इस्लामाबाद मार्च से भरेंगे हुंकार। कहा, असेंबली भंग नहीं हुई तो देंगे धरना। आज की सबसे पहली खबर पीएम मोदी की जापान यात्रा पर। पीएम मोदी ने जापान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत करते हुए भारत का शेर कहा गया। पीएम मोदी 40 घंटे में 23 मीटिंग करेंगे। ऐसे में उनकी ये विदेश यात्रा काफी हद तक हिंदुस्तान में निवेश लाने के तौर पर देखी जा रही है। पीएम मोदी क्वाड नेताओं के एक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे, जो क्वाड देशों के बीच के सहयोग को मजबूत बनाएगा। इसके अलावा पीएम ने एनईसी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष से मुलाकात की और जापान के नामी उद्योगपतियों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क इवेंट में शामिल हुए। साथ ही बाइडेन के साथ मुलाकात करेंगे, जिससे चीन काफी बौखलाया हुआ है। डॉक्टर साहब, पीएम मोदी का ये दौरा काफी बड़ा और काफी अहम लग रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आप प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ जितनी भी करें वो कम है, क्योंकि जिस वक्त हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 8-9 घंटे हुए हैं उनके जापान पहुंचे हुए, और हमारी जानकारी ये है कि अब तक वो 8 बड़ी बड़ी मीटिंग्स को निपटा चुके हैं और वहाँ इंडियन डायस्पोरा को वो बाकायदा एड्रेस भी करने वाले हैं। कार्यक्रम के बाद कार्यक्रम, और यही प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के तमाम लीडर्स से अलग करता है। वो हमेशा उस हिसाब से ट्रैवल प्लान करते हैं कि जितना सोने का काम है वो प्लेन के अंदर ही हो जाए कि ताकि जब वो उतरने के 1 घंटे के बाद से ही उन्होंने जो ताबड़तोड़ मीटिंग्स ली हैं, वो बताता है कि इस व्यक्ति में काम करने और देश को आगे ले जाने का डेडिकेशन कितना ज़्यादा है। अब जिस तरीके से वहाँ वो पहुँचे, मैं बात कर रहा था कुछ टेलीविज़न चैनल के रिपोर्टर्स से, लोग एक झलक देखने के लिए मोदी को तरस रहे हैं वहाँ पे। और मुझे बताया गया कि कुछ बांग्लादेशी, श्रीलंकन्स, इवन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को देखना चाहते थे। ये पॉपुलैरिटी है प्रधानमंत्री मोदी की, लेकिन इनके जो सब्सटेंस है, जो मीटिंग्स की, उसको समझना ज़रूरी है। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ बातचीत करना, ये जो हिंदुस्तान में जो चल रहा है, जो इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं कि मोदी सरकार ये चाहती है कि दुनिया भर की जो कंपनियां बड़ी बड़ी हैं वो हिंदुस्तान में आकर कंपनी लगाए, जॉब्स दे और अपनी चीज़ों का उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे हिंदुस्तान बने, पूरा फोकस इसके ऊपर है। और इसीलिए चीन को सबसे ज़्यादा मिर्ची लगती है, और इसीलिए चीन ने हिंदुस्तान में छोड़ रखे हैं अपने दलालों को कि जो हिंदुस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो ये तो मसला इकोनॉमिक फ्रंट का था। उन्होंने जो आज एक नई बात कही, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम बनाने की, ये अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये बताता है कि प्रधानमंत्री का विज़न ग्लोबल स्तर पे किस तरह से, और सारे लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जो सबसे अहम है इस पूरे दौरे का, जो उसको कह सकते हैं कि जो सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट है, कि जिसमें क्वाड की मीटिंग कल होनी है, जिसमें चीन को किस तरीके से घेरना है, उसे लेकर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया
और हिंदुस्तान ये मिलकर वहाँ पे स्ट्रेटजी बनाएंगे। अमेरिका से ऑलरेडी चीन के खिलाफ 2-3 सख्त बयान जारी हो चुके हैं, तो मतलब ये दौरा हिंदुस्तान के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए भी एक अहम इवेंट होने वाला है। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ पीएम मोदी भारत को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदुओं का पक्ष लगातार मजबूत होता जा रहा है। आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामले की पहली सुनवाई पूरी हो गई, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से 7 मांगे रखी गई, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कल 2 बजे फैसला सुनाने को कहा है। लेकिन वाराणसी कोर्ट में सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि वर्शिप एक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर पर लागू नहीं होता है। डॉक्टर साहब, सुनवाई हो गई, कल की फैसले की घड़ी का बस इंतजार है। क्या लगता है आपको, क्या होगा कल? देखिए, आज जो सुनवाई हुई है उस सुनवाई का जो क्रक्स है, जो कल फैसला आने वाला है, वो ये है कि पूरी जो कार्रवाई जो चल रही है, तमाम तरह के पिटिशंस जो आ गए हैं, उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। पहले क्या सुना जाए, बाद में क्या सुना जाए, किसकी प्रायोरिटी क्या है, किसे नहीं सुना जाए, या कुछ केसेस को, कुछ पिटिशंस को एक जगह क्लब कर दिया जाए। तमाम तरह की चीज़ें वो कल निर्धारित होंगी जब फैसला 2 बजे वहाँ से सुनाया जाएगा। पॉइंट क्या है? पॉइंट बहुत ही सिंपल सा है। मुस्लिम पक्ष, उसके पास कोई दलील नहीं है, उनके पास कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है, बस एक कानून है जिसे हम कह सकते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जो बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी धूर्तता और वोट बैंक पॉलिटिक्स की खातिर इस कानून को पास कराया था, जो ये कहता है कि 1947 15 अगस्त के दिन जिस भी जो वर्शिप करने की जो जगह है वो जिस हालत में है उसी हालत में रहे, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो। ये आर्गुमेंट मुस्लिम पक्ष से लगातार दिया जा रहा है। जब बनारस के हाई कोर्ट ने, बनारस के कोर्ट ने कहा कि भाई आप सर्वे कराएं, तो ये सुप्रीम कोर्ट गए थे कि भाई ये 1991 कानून का उल्लंघन है। तो वो जो 711 के तहत सुनवाई पहले हो, या फिर जो राइट टू वर्शिप का जो हिंदू पक्ष का जो अपना दलील है वो उसको प्रायोरिटी मिले, कल उसका फैसला होगा। फिर ये भी फैसला होगा कि क्या चीज़ पहले डिसाइड होगा, क्या सुना जाएगा, क्या नहीं सुना जाएगा, किस केस के किस याचिकाकर्ता को कितना टाइम दिया जाएगा। क्यों ये टाइम बाउंड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बनारस के कोर्ट को 8 सप्ताह का ही वक्त दिया है कि इतने में ये सारे मसले को आप निपटा दें। तो कल का दिन बड़ा अहम होने वाला है। बनारस कोर्ट से क्या खबर आएगी, कैपिटल टीवी पे हम लगातार इस पे नज़र बना करके रखे हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, जहां ज्ञानवापी मस्जिद पर लगातार सुनवाई हो रही है, तो वहीं उद्धव सरकार को फडणवीस ने तेल की कीमतों पर घेर लिया है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी पर केंद्र सरकार की कटौती करते ही महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले वैट में 2 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर लगने वाले वैट में 1 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर की कटौती कर दी, जिस पर फडणवीस ने जमकर निशाना साधा और कहा कि दूसरे राज्य की सरकारें 7 से 10 रुपए की कटौती कर रही हैं, लेकिन उद्धव सरकार ने 2 रुपए की कटौती की है, जो जनता के साथ बेहद भद्दा मजाक है। डॉक्टर साहब, उद्धव सरकार ने सिर्फ 2 रुपए की कटौती की है, क्या गुंजाइश नहीं थी ज्यादा राहत देने की? देखिए, हर राज्य की अपनी समस्या है और हर राजनीतिक दल की अपनी उलझन है। कल बड़े वीर बहादुर बनकर संजय राउत मोदी सरकार के ऊपर तंज कस रहे थे कि 10 रुपये घटा दिया, 7 रुपये घटा दिया, कौन सी बड़ी बात कर दी। ये सरकार जो है जनता के साथ छलावा कर रही है। समझना क्या है कि जो डीजल और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो तो मुश्किल से 35 से 40 रुपये होंगे जी। बाकी सब टैक्स में जाता है, ये समझ लीजिए। 50 से 60% जो कीमत हम चुकाते हैं प्रति लीटर, वो सरकारों के पास, किसके पास? मोदी सरकार, मतलब केंद्र सरकार के पास भी और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी।
मोदी सरकार ने तो अपने हिसाब से 10 रुपये 7 रुपये उसने कम कर दिए। राज्य सरकारों की बारी है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले भी केंद्र सरकार ने 10 रुपये घटाए थे, तो हर राज्य में लोगों ने 10-10 जहाँ जहाँ वो गुंजाइश था। अभी की स्थिति क्या है? अभी की स्थिति ये है कि महाराष्ट्र के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमत हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, 117-18 रुपये के आसपास। अब जब केंद्र सरकार के ऊपर जो 10 रुपये 7 रुपये कम कर रही है सरकार, उसके ऊपर आप तंज कस रहे हो। जब आपकी बारी थी, क्योंकि स्टेट के पास भी पैसे जा रहा है और महाराष्ट्र की स्थिति तो ये है कि केंद्र के पास कम पैसे आते हैं, टैक्स का ज़्यादा पैसा वो महाराष्ट्र की सरकार रख लेती है। तो महाराष्ट्र की सरकार को भी जनता के लिए उसी अनुपात में पैसे कम करने चाहिए थे जी। तो इन्होंने महाराष्ट्र की जनता के हाथ में पकड़ा दिया झुंझुना, कहा कि देखिए हम भी कम कर रहे हैं, 2 रुपये और 1 रुपये के हिसाब से उन्होंने कम कर दिया। तो अब तो देवेंद्र फडणवीस को बोलने का अधिकार है कि भाई आप 10 रुपये जो कम कर रहा है उस पर तंज कस रहे हो, ज़्यादा टैक्स तुम खाते हो और तुम 2 रुपये कम कर रहे हो, तो ये तो मजाक है ही। तो ये मजाक बीएमसी चुनाव में शिवसेना को महंगा पड़ सकता है। जी बिल्कुल। बैरकपुर सीट से सांसद अर्जुन सिंह ने बीजेपी छोड़कर अपने पुराने घर टीएमसी में वापसी कर ली है। टीएमसी में शामिल होने के बाद अर्जुन सिंह ने बंगाल बीजेपी और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर जमकर निशाना साधा और साफ कह दिया कि वो फिलहाल सांसद पद से इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उनकी शर्त है पहले टीएमसी से बीजेपी में गए 2 सांसद इस्तीफा दें, उसके बाद ही वो अपने सांसद पद से इस्तीफा देंगे। साथ ही बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी केवल एयर कंडीशन के घर में बैठकर फेसबुक पर राजनीति करती है, लेकिन बंगाल में ऐसी राजनीति नहीं होती है। डॉक्टर साहब, बंगाल में ये क्या कुछ हो रहा है? देखिए, अर्जुन सिंह एक इंपॉर्टेंट लीडर थे, बहुत बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए बंगाल में, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मुकुल रॉय और अर्जुन सिंह ममता बनर्जी के एक सिपह सालार हुआ करते थे। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन दोनों नेताओं को अपने पास रख नहीं पाई। ये कहना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा, अर्जुन सिंह इंपॉर्टेंट लीडर हैं। क्यों चले गए उसकी इनसाइड डिटेल्स मैं आपको बता दूं। वो इसलिए चले गए क्योंकि पीयूष गोयल साहब वो जूट के भी मंत्री हैं जी। इनका जूट का अपना एसोसिएशन है। बंगाल में जो कोई राजनीति करता है, बड़ा लीडर होता है, तो कुछ बड़े बड़े एसोसिएशन का वो हेड होता है जी। कोई मजदूर के यूनियन का हेड होता है, कोई पोर्ट के वर्कर्स का हेड होता है, कोई अलग अलग इस तरह के जो यूनियंस होते हैं। तो ये इनका पूरा परिवार पहले से भी जूट का जो पूरा जो सिस्टम है उसमें इनका एक धाक है, वर्चस्व है जी। खुद इनके पास कोई जूट मिल्स वगैरह खुद ये चलाते भी हैं। तो उसको लेकर के कुछ बातचीत करनी थी, क्योंकि जूट का इंडस्ट्री बंगाल के अंदर में तबाही के कगार पे आ चुका है। पीयूष गोयल से इनकी बात हुई, तो जब बात करने के लिए पूरा जूट का डेलीगेशन वहां पे पहुंचा, तो मालूम चल रहा है कि ये जो जानकारी मिल रही है कि पीयूष गोयल ने कह दिया कि भाई आप लोग ये मिल वाले सब जो है वो चोर हैं, वो चक्के हैं, आप लोग बेईमानी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। नॉन पॉलिटिकल आदमी, जो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता हो, जो व्यक्ति छात्र राजनीति से ऊपर नहीं आया हो, तो उससे इस तरह की गलतियां होती हैं। लेकिन ये गलती हो गई तो कम से कम सीनियर लीडर्स को, पीयूष गोयल को बुला करके, अर्जुन सिंह को बुला करके बातचीत करनी चाहिए थी जी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही हो, आपका सब कुछ स्टेक पे हो, आपका पूरा बिजनेस आप बंगाल में ही सेटल्ड हो, बंगाल में आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, तो लीडर तो कुछ सोचेगा कि भाई उसके समर्थक, उसके वर्कर, उसके सारा जो जिसके आधार पे वो राजनीति करता है, जब वही उसके ही पेट पे लात पड़ रहा है तो वो कहाँ जाएगा। दैट्स व्हाई ही लेफ्ट बीजेपी, ज्वाइंड टीएमसी। अब इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, इस सवाल पे भी बहुत सही बात उन्होंने कही। भाई जो शिशिर बाबू है वो भी बीजेपी में आ गए, एक और आदमी बीजेपी में आ गए, वो विधानसभा चुनाव से पहले
उन्होंने तो इस्तीफा नहीं दिया, तो फिर ये क्यों देंगे? तो ये राजनीतिक उठापटक है। लेकिन जो कुछ भी हो, बंगाल में ये कोई वो सिंगर नहीं कि जिसको ऊपर से आपने गिरा दिया, वो आसनसोल में चुनाव जीत गया, फिर वो टीएमसी चला गया। ये सब तो जमीनी स्तर पे लड़ने वाले जुझारू लीडर हैं। बीजेपी से अर्जुन सिंह का बाहर जाना बीजेपी के लिए बंगाल में बहुत बड़ा झटका है। जी बिल्कुल। आखिरी खबर में बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जब से पीएम पद से हटे हैं तब से चुनाव की रट लगाए हुए बैठे हैं, जिसके लिए कई रैलियां भी कर चुके हैं और अब भी वही राग गा रहे हैं कि देश में जल्दी चुनाव हो। 25 मई को एक बार फिर इमरान खान ने इस्लामाबाद में मार्च निकालने की घोषणा की ताकि नेशनल असेंबली को भंग करने और चुनाव कराने के लिए दबाव बनाया जा सके। इस मार्च को इमरान खान राजनीति नहीं जिहाद बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, इमरान खान कौन सा जिहाद करना चाहते हैं? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, ये आदमी पाकिस्तान का केजरीवाल है। ये दरअसल एक रैली करना चाह रहा है, लॉन्ग मार्च, देश भर से अपने समर्थकों को बुलाने की कोशिश में जुटा हुआ है कि जो स्ट्रेटजी इसने नवाज शरीफ के खिलाफ चुनाव से पहले किया था, पब्लिक सपोर्ट उसको मिला था, और तो और उससे एक सिंपैथी जो कि इनकी सरकार एक साजिश के तहत, अमेरिका के साजिश के तहत गिरा दी गई है, तो वो भुनाना चाह रहे हैं, एक सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जहाँ पे पंजाब में, पाकिस्तान में जल्द से जल्द चुनाव हो सके। सरकार वहाँ कह रही है कि भाई अभी 1 साल बाकी है, जब पूरा हो जाएगा टर्म तब चुनाव करेंगे, अभी सरकार चल रही है, चलने दो। तो ये दबाव की राजनीति है। अब वो इस बात को जान रहे हैं कि ज़्यादा दिन तक अगर ये लंबा खींचेगा, चुनाव बाद में होगा, तो जो अभी सिंपैथी लोगों की है कि भाई एक साजिश के तहत गिरा दिया गया है, वो साजिश जो है, वो सिंपैथी धीरे धीरे फेड आउट करता चला जाएगा, इसलिए वो रैली कर रहे हैं। दूसरा एलिमेंट ये है कि ये इसे जिहाद बता रहे हैं, बोले राजनीति नहीं, ये जिहाद कर रहे हैं। जिहाद इसलिए इस तरह का वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो कम से कम जो कट्टरपंथी हैं, जो हार्डकोर इस्लामिक आइडियोलॉजी से गवर्न होते हैं, जो तालिबानी माइंडसेट रखने वाले लोग हैं, उसके समर्थन इनको चाहिए। इसीलिए वो जो राजनीति में लिप्त हैं अभी, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाला है। लेकिन इमरान खान को फ़ायदा होगा क्या? मुझे नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रधानमंत्री नहीं थे, जब आपके पास सत्ता नहीं थी, तब आप लोगों को बरगलाने में आपको आसानी होती है कि हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, हम आएंगे तो हम वो कर देंगे, हम भीख नहीं मांगेंगे, हम फॉरेन पॉलिसी ऐसा कर देंगे, हम नौकरियां देंगे, तमाम तरह के वादे। आपने जो ये 4 साल जो हुकूमत आपने चलाई, उससे आप एक्सपोज हो चुके हैं, और इसलिए जनता का समर्थन जो पहले इमरान खान को था, वो अब नहीं है। क्यों? वो कह रहे भाई मोदी बड़ा अच्छा है, पेट्रोल डीजल का दाम देखो 10 रुपये कम कर दिया। ये शहबाज शरीफ के लोग क्यों नहीं कर रहे? अभी जो वर्तमान की सरकार है वहाँ पे, तो लोग तो पूछेंगे कि भाई आपने क्यों नहीं कम किया? आपके ज़माने में सबसे ज़्यादा महंगाई, आपके प्रधानमंत्री रहते हुए जो पाकिस्तानी रुपया है वो 180 पर पहुंच गया डॉलर के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें कि बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी बीन एक्सपोज्ड कि ये सरकार चलाने लायक व्यक्ति नहीं है, इसके पास सरकार को चलाने का कैलिबर नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो पब्लिक सेंटिमेंट्स वैसे भी इनके खिलाफ चला जाएगा। तो खैर ये राजनीति है, उनको लगता है कि फिर से रैली करने से वही माहौल खड़ा हो जाएगा, तो बेस्ट ऑफ लक। लेकिन एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कुछ होने वाला नहीं है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी धन्यवाद जानकारी के लिए। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।